सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, जीके की आज मैं लेकर आया हूं 17वीं वीडियो। अब से पहले हम 16 वीडियो बना चुके हैं जिसमें जीके के टॉप 25 क्वेश्चन हमने रखे थे। ऐसे सभी प्रश्न जो एसएससी की परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते रहे हैं। यदि आप इन वीडियोज को करेंगे तो आपके पेपर में निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। ये प्रश्न कम से कम 10-10, 20-20 बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यदि आप चाहते हैं और वीडियोस देखना तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल पर जीके टॉप 25 क्वेश्चन नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें पहले से 16 वीडियोस डाली हुई है। ये 17वीं वीडियो। चलिए देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 1 से लेकर 15 तक यहाँ पर क्वेश्चन है और फिर 16 से 25 तक है। स्पेस की वजह से हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीचे नजर डाल लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है खिलाफत आंदोलन। तो जो खिलाफत आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1919 में। याद रखना है, खिलाफत आंदोलन जो है कांग्रेस की तरफ से शुरू नहीं हुआ था। खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था मुस्लिम लीग ने। तो प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, निम्न में से कौन सा आंदोलन मुस्लिम लीग के मंच से प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर होगा यह खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, मुस्लिम लीग के मंच से शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और ये कांग्रेस के मंच से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कांग्रेस ने शुरू किया था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में कांग्रेस ने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन के पीछे पृष्ठभूमि यह थी कि अंग्रेजों ने तुर्की को तोड़ने से मना कर दिया था और मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि यदि वे युद्ध में उनका साथ देंगे दूसरे विश्व युद्ध में तो वो तुर्की को कुछ नहीं करेंगे। परंतु दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1914 से शुरू हुआ और 1918 में खत्म हो गया, उसमें अंग्रेजों ने तुर्की के टुकड़े कर दिए और वहां का जो खलीफा था उसको अपदस्थ कर दिया। इसलिए मुसलमान उनसे नाराज हो गए और मुस्लिम लीग के मंच से खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ प्रारंभ हुआ। ये बात खत्म हो गई। ये कोई सा क्वेश्चन नहीं था, 5-6 क्वेश्चन चीजें थी जो मैंने लिस्ट में बनवा दी आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आया था। 1878 में, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना से पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसका जो अन्य ये किसने लगाया था? ये लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। इसके माध्यम से क्या हुआ था? जो प्रेस से संबंधित था, जो ऐसे समाचार पत्र थे जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र थे, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। आप ये समझ सकते हैं कि इसको यह प्रेस से संबंधित था या समाचार पत्रों से संबंधित था। इसे जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम इसे कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं गैगिंग एक्ट। इसका मतलब ये मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो देखिए लिटन की समय की बात हो गई, समाचार पत्रों से संबंधित हो गई, भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित था ये अधिनियम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ से 25वां क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में आपने भी देखा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आता है शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन 1972 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता 1972 में। भारत की ओर से हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से किए थे हस्ताक्षर जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे इधर से। याद होगा आपको 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था और इसी युद्ध के माध्यम से बांग्लादेश भी स्वतंत्र राष्ट्र बना था।
तो याद रखना है, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में शांति की स्थापना हुई थी शिमला समझौता से, जो कि 1972 में किया गया। बात खत्म हो गई, इतना ही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। पूछा गया है, सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। मुद्रास्फीति नापते हैं थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जब वस्तुओं की कीमत गिरने लगती है तथा मुद्रा की कीमत बढ़ने लगती है, उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। देखिए, माई कंट्री माई लाइफ एक पुस्तक है, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखा था L.K. आडवाणी, अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी ने, L.K. आडवाणी ने। बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक सबसे ज्यादा पैदा की जाती है, अब उत्पादक राज्य है राजस्थान। बात खत्म। इसके बाद देखिए 20, माता टीला बांध कहां पर है? माता टीला बांध जो है उत्तर प्रदेश में है, ये यूपी में है बांध, यूपी में। कौन सी नदी पर है? नदी का नाम है बेतवा, बेतवा। और क्या क्वेश्चन जानना है? माता टीला बांध जो है झांसी जिले में है, झांसी में, झांसी जिले में है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ झांसी। जो बेतवा नदी है ये कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से निकलती है। बेतवा नदी एमपी से निकलती है और यूपी में यमुना में गिर जाती है, यमुना में समाप्त होती है, यमुना में समाप्त होती है। बात खत्म। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो बेतवा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी पर झांसी जिले में है। बेतवा नदी कौन से राज्य से निकलती है? ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और माता टीला बांध कौन से जिले, कौन से राज्य में है? माता टीला बांध उत्तर प्रदेश राज्य में है। और माता टीला बांध कौन सी नदी पर है? ये बेतवा नदी पर है। कई बार पूछा गया है, बेतवा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इनसे प्रश्न आते ही रहते हैं। आगे देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए 5 राज्य हैं भारत की बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले। पहले राज्य का नाम है मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। दूसरे राज्य का नाम है त्रिपुरा, मिजोरम के बाद त्रिपुरा। तीसरे राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल भी इसकी सीमा को छूता है। असम, मेघालय और असम भी इसकी सीमा को छूता है, असम और मेघालय भी इसकी सीमा को छूता है। बात खत्म हो गई। 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। वह देश जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती है तो उसका नाम है बांग्लादेश। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य है, निम्न में से कौन सा राज्य है जो है, निम्न में से कौन सा राज्य है बांग्लादेश को नहीं छूता है या बांग्लादेश को छूता है? इन 5 राज्यों में से एक उत्तर होता है। आगे देख लीजिए, बांग्लादेश से मिलने वाले राज्य हो गए गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी देखिए ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो कि नासिक में है, नासिक में है, पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन गोदावरी नदी के बारे में मैंने लिखवा दिए हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सारी नदियों के बारे में मैंने लिखवा दी। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। तो महाराष्ट्र में बहती है, तेलंगाना में बहती है, तेलंगाना में बहती है तथा आंध्र प्रदेश में भी बहती है, आंध्र प्रदेश में भी बहती है। और ये जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है,
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बस यही क्वेश्चन पूछने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलती है? नासिक के पास पश्चिमी घाट की पहाड़ी में निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तथा 3 राज्यों में बहती है। यहाँ से आगे बढ़ करते हैं सवाल। अगला प्रश्न है, देखिए, दुनिया की सबसे गहरी झील का नाम क्या है? दुनिया की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल। ये झील कौन से देश में है? ये झील रूस में है, देख लीजिए, रूस में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। जो कोबाल्ट 60 है इसका कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। इससे बीटा किरणें निकलती हैं। कौन सी किरणें निकलती हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कोबाल्ट 60 से बीटा किरणें निकलती रहती हैं, बीटा किरणें निकलती रहती हैं। इससे विकिरण चिकित्सा की जाती है। कौन सी चिकित्सा की जाती है? इससे विकिरण चिकित्सा की जाती है। विकिरण के माध्यम से चिकित्सा की जाती है, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिएगा, सब क्वेश्चन पेपरों में आते रहते हैं। ये देखिए, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। क्लोरोफिल हरे पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही क्लोरोफिल जो है ये मददगार है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण की मदद से हरे पौधे भोजन बनाते हैं। जो हरे पौधे हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं। उन्हीं के बने हुए खाने को मनुष्य खाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। एक दो चीज छोटी छोटी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। विटामिन B12 होती है। B12, ये क्वेश्चन बहुत आता है। B12 में क्या होता है? B12 में कोबाल्ट होता है। B12 में कोबाल्ट होता है। एक क्वेश्चन और आता है इसी तरह का, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में होता है Fe। Fe मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है, B12 के अंदर कोबाल्ट होता है तथा क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। ये बात खत्म हो गई, इसे मिटा देते हैं। देख लीजिएगा, ऐसी चीजों को आप याद करते रहा करो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब से पहले 16 वीडियोज हम बना चुके हैं। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर 16 वीडियोज को रट लीजिए और SSC का पेपर देखना, आपको डेफिनेटली यहाँ से पेपर मिलेगा। देखिए, डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस बेसिकली वृक्क से संबंधित है, या आप कह सकते हैं किडनी से संबंधित है। वृक्क को कहते हैं किडनी। किडनी का काम क्या है शरीर में? किडनी रक्त को छानकर अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। बेसिकली मोटी भाषा में कह सकते हैं कि किडनी जो है, वृक्क जो है, रक्त को छानती है। जब किडनी खराब हो जाती है तब डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस के माध्यम से वही काम किया जाता है जो किडनी करती है, अर्थात रक्त को छानने का काम डायलिसिस के माध्यम से किया जाता है। तो ऐसे कर सकते हैं, डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस में रक्त को छाना जाता है, रक्त छानते हैं डायलिसिस में, ठीक है। किडनी से संबंधित है और किडनी का काम क्या है? रक्त को छानना है। बस यही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायलिसिस तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पेपर में आता है। ये सभी क्वेश्चन पेपर के, हृदय 2 धड़कनों के बीच में विश्राम करता है। हृदय जो है 2 धड़कनों के, बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है। बहुत सारे पेपरों में ये भी पूछा जाता है कि शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो कभी विश्राम नहीं करता? उसका भी उत्तर होता है हृदय। और यहाँ पर है कि हृदय कभी विश्राम करता है, तो कब विश्राम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच में विश्राम करता है हृदय। अगली बात देखिए, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के बारे में सुन लीजिए। सूर्य के बारे में 2-3 चीजें जो पेपर में आती हैं मैं बता देता हूँ। सूर्य में जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वो है 75%। तो याद रखना है, 75% का मतलब है 74 पॉइंट कुछ प्रतिशत है। 75, ये पूरा 74% मान लीजिए, 74% है। और जो हीलियम है 25%। तो ये दोनों गैस सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो नाभिकीय संलयन किसका होता है? नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होने से क्या बनता है? नाभिकीय संलयन होने से हीलियम गैस बनती है, याद रखना। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन के 4 नाभिक जब आपस में मिल जाते हैं
तो हीलियम बनता है, हीलियम बनता है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। जो सूर्य है ब्रह्मांड का 99.9% द्रव्यमान रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रह्मांड में सूर्य जो है ब्रह्मांड का 99.9%, देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पिंड है सूर्य। और क्या है सूर्य के बारे में, सूर्य एक तारा है, ये भी क्वेश्चन जानना है। सूर्य एक तारा है, बात खत्म हो गई। द्रव्यमान के अनुसार ब्रह्मांड का कितना प्रतिशत है सूर्य, 99.9%, राइट। तो तारों का और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। अगली बात है 1905 में बंगाल विभाजन। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और बंगाल विभाजन किसने किया था, बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्र हित में लोग काम कर रहे थे उनकी शक्ति को कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल के विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, और इसी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे समझ लीजिएगा, सन 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। दो दल बन गए थे, कौन कौन से दल, एक नरम दल बना और एक बना गरम दल। एक बना नरम दल, एक बना गरम दल। चलिए मिटा देते हैं इसे, यहाँ से ये बात खत्म हो गई। अगली बात देखते हैं, यहाँ से अगली बात देखिए, फिलोसॉफी ऑफ बम का लेखक कौन था, भगवती चरण बोहरा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिलोसॉफी ऑफ बम। आगे आगरा को राजधानी किसने बनाया, सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया सन 1504 में। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने। आगरा को अपनी राजधानी सबसे पहले किसने बनाया, सिकंदर लोदी ने ही आगरा को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी किस वंश का राजा था, सिकंदर लोदी लोदी वंश का सिकंदर लोदी वंश का राजा था, ये याद रखना है। सिकंदर लोदी लोदी वंश का राजा था। सिकंदर लोदी ने भूमि नाम कराई और गजे सिकंदरी चलाया। सिकंदर लोदी ने भूमि नाम कराई और क्या किया उसने, गजे सिकंदरी चलाया। गजे सिकंदरी ये भूमि नापने का एक पैमाना था जो सिकंदर लोदी ने चलाया था। उम्मीद है आपको ये चीज़ साथ के साथ याद भी हो रही होगी। मेरी कोशिश यही है कि आपको साथ के साथ याद भी होना चाहिए। आप साथ के साथ याद करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें। हर्षवर्धन कौन से वंश का राजा था, हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था। ये कौन से धर्म को मानता था, ये बौद्ध धर्म को मानता था। आपको याद होगा इसके ही दरबार में चीन का एक यात्री आया था, उसका नाम था हेनसांग। हेनसांग ने कौन से विद्यालय में अध्ययन किया था, हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसकी 3 पुस्तकों के नाम है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। पुस्तकें लिख देते हैं, बहुत पूछी जाती हैं। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका एक पुस्तक थी प्रियदर्शिका। बात खत्म हो गई। ये हर्षवर्धन की पुस्तकों के नाम है। चलिए बात खत्म, तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जरा देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है, यहाँ पर लिखा हुआ है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है, मांडा। तो देखिए मैं बता देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा का नाम है मांडा
ऊपर की तरफ उत्तरी सीमा होती है, जो ऊपर है वह उत्तर दिशा होती है मांडा। दक्षिणी सीमा है दैमाबाद। पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर और इसकी पश्चिमी सीमा है सुतकांगे डोर इसकी पश्चिमी सीमा है, देख लीजिएगा। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं सिंधु सभ्यता इसे? सिंधु सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। यदि आपको मालूम है तो मुझे बताइएगा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है तथा सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, जानकारी लेकर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है, इसको मिटा देते हैं। जो कुछ भी नीचे लिखा हुआ है, ये रहा, ये हमने मिटा दिया। और अनुच्छेद 20 में क्या है ये देखने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब है यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो उसको कौन कौन से अधिकार होंगे। ठीक है, पहला तो देखिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है। पहला तो यह है कि उसने कोई अपराध अवश्य किया हो तभी वह अपराधी होगा। अपराध किया हो, जो उस समय नियम लागू हैं, जो कानून लागू हैं, उन कानूनों के दायरे में उसने यदि कोई अपराध किया है तो वह तभी एक अपराधी होगा। दूसरी बात है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। और एक और बात है अंतिम, कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। चलो ये बात हो गई, बात खत्म करते हैं। ये अगली बात देखते हैं। यहाँ से राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ये सभी के सभी 4 क्षेत्रों से होंगे। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों से होंगे। यह याद रखना है आपको, 4 क्षेत्रों से होंगे ये लोग। देखिए कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं, इनको आप गौर से देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ से आगे देखिए जरा, यहाँ से आगे देखिए। कटौती प्रस्ताव का संबंध किससे होता है? कटौती प्रस्ताव का संबंध बजट से होता है। देखिए बजट में 3 प्रकार की कटौतियाँ की जाती हैं, और वो कौन कौन सी कटौती हैं मैं उन्हें लिख देता हूँ। उनका नाम है नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती। देखिए पहली तो है नीतिगत कटौती, दूसरी है आर्थिक कटौती, तीसरी है सांकेतिक कटौती। देख लीजिए ये 3 प्रकार की कटौतियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 जो है ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में बहुत सारे मानवाधिकारों को भी शामिल किया गया है। ये कौन कौन से मानवाधिकार हैं? देखिए स्वच्छ पर्यावरण, पहला तो है स्वच्छ
पर्यावरण, बहुत सारे हैं और बहुत सारे, मैं बहुत सारे लिख देता हूँ। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, 2 लिख दिए हैं। मानवीय प्रतिष्ठा के अनुसार जीने का अधिकार, के अनुसार जीने का अधिकार। बात खत्म हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे जो बढ़ते हैं, अनुच्छेद 24 में 14 से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। 14 से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। 14 से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है। तो मित्रों, आज की वीडियो खत्म हो गई। आप इसे पढ़ेंगे तो वाकई में बार बार पढ़ के देखिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करके लिख के भेज दीजिएगा, मैं उन चीज़ों को दोबारा से समझा दूंगा। 17 वीडियोस हमारी पूरी हो चुकी हैं, आगे होगी 18वीं, फिर 19वीं, फिर 20वीं, और हम रीथिंक करेंगे कि 20 वीडियोस के बाद हम और क्या करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप पुराने हैं तो हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको थोड़ा फैला दीजिए, उनको 400 सब्सक्राइबर करवा दीजिए हमारी वीडियोज़ पर। 397 हो गए हैं, ये आपकी ड्यूटी है, कल तक हो जाने चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।